ये उपाय बताऊंगा, ये हो जाएगा। भैया आपने किया उपाय? मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। अच्छा। और उसके लिए मैंने कई जगह खुदाई करवा ली। आप मुझे बताओ जी कि वो मिलेगा कहाँ? 36 के 36 गुण मिलने पर भी 36 हफ्ते में मैंने डाइवोर्स देखे। हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर, वाइफ ने रंगे हाथ पकड़ लिए। मैंने उसको प्रॉमिस करके बोला था कि 2023 से रिश्ता सुधरेगा, और अब सुधर। आज हमारे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य राजकुमार पांडे जी, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस को हमारी लाइफ में, और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को आम इंसान के लिए थोड़ा सा इजी बनाने की आज हम लोग कोशिश करें। चलिए बात करते हैं आचार्य जी से। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए दोबारा से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और शुरू करें सर आज की बात करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा सीधा सा सवाल ये है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी क्यों चाहिए, क्या फ़ायदा क्या होगा मुझे, है ना? क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है राम जी ने वो तो लिखा ही हुआ है, बदल कोई सकता नहीं। कुछ लिखे, जो लिख दी राम जी ने वो तो लिख दी। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी क्यों चाहिए और फ़ायदा क्या होगा? शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन की ज़रूरत क्या है, जबकि डेस्टिनी में जो भी लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये बिल्कुल तस्वीर का एक पहलू है, और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा। एक संस्कृत की उक्ति है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, कि जो भी कर्म है शुभ और अशुभ आपको भोगने पड़ेंगे। जब भोगने पड़ेंगे तो कंसल्टेशन की जरूरत क्या है? ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जब जो लिखा है वो होना ही है तो क्यों एस्ट्रोलॉजी? होने को कोई टाल नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब कंसल्टेशन की जरूरत क्यों है? एक छोटा सी बात आपके सामने रखता हूँ। जब जीवन में अच्छा समय होता है ना, सब कुछ कंफर्टेबल हो, तो टाइम बड़ी तेजी के साथ भागता है। बिल्कुल। और हमें एहसास नहीं होता। सुख के 5 साल भी कम है और दुख के 5 महीने भी बहुत है। बिल्कुल। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां एक प्रश्न के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ये करूं, ऐसा करूं, वो करूं, वैसा करूं, और जैसे कहते हैं ना, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा भाई। है ना? बहुत होता है कई बार ऐसी सिचुएशन, और चाहे ये सिचुएशन 3 महीने की हो, बिल्कुल, आप उससे परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में अगर एक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलता है तो डेफिनेटली आप रीजनरेट होते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लिखा है वो बदलेगा नहीं। अच्छा। ये मतलब कुछ, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट है। अच्छा। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, हाँ। दृढ़ादृढ़ अदृढ़। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। आप किस परिवार में जन्म लोगे, कौन आपके माता पिता होंगे, ये आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको हम दृढ़ादृढ़ बोलते हैं, दृढ़ और दृढ़ादृढ़। जो दृढ़ादृढ़ हैं अर्थात उसमें परिवर्तन संभव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात कहूँ मैं, अगर हम कहें एक नॉर्मल लाइफ में ना, मैरिज लाइफ का डिसीजन इंसान का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और आपने सुना होगा कि भाई जोड़े तो स्वर्ग से बन के आते हैं, है ना? कुंडली भी बताती है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है। लेकिन मैंने जो अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, यहाँ पर आप सिचुएशन कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। मेरी बात से ये बहुत डिस्प्यूटेड बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कैसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। आपकी जन्म कुंडली है, मैरिज लाइफ को लेकर के बहुत अच्छी है। सप्तम भाव की स्थिति भी अच्छी है, सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी है, बेडरूम हाउस भी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आपने पार्टनर सिलेक्शन ठीक ढंग से नहीं किया, आपकी मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस कहने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं रहने वाला। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार देखा है, जहां एक पार्टनर की कुंडली तो बहुत अच्छी रही, दूसरे पार्टनर की कुंडली में प्रॉब्लम रही और मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आई। अब इसको हम रोक सकते थे, ये फिक्स नहीं था, ये हम रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे? अच्छे पार्टनर का सिलेक्शन करके। अब अच्छे पार्टनर में बेसिक ये नहीं है कि आपने केवल गुण मिलान कर लिया, आपने मंगली दोष देख लिया और वो हो गया। उस पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है, तभी एक अच्छी कुंडली का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये बात जो है ना कि जोड़े स्वर्ग में तय होते हैं, कुछ हद तक ये बात अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है कि मोस्टली देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली के एस्पेक्ट अच्छे हैं तो आपको प्रपोजल अच्छे मिलते हैं, लेकिन लापरवाही की तो बुरे प्रपोजल भी कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे बताओ ना, जिनकी 3-3 4-4 शादियां होती हैं तो उनके भगवान ने 3-3 4-4 जोड़े लिखे थोड़ी होंगे भगवान ने। नहीं, इसमें ना एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए,
कुछ चीजें मैंने कहा ना कि जो दृढ़ प्रारब्ध है वो नहीं बदलेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति ही बिल्कुल खराब है, सप्तमेश की स्थिति खराब है, और ईश्वर की कृपा से दशाओं का क्रम भी ऐसा मिला जो उसके लिए मैरिज लाइफ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, फिर वो चाहे कितनी भी मैरिज में जाएगा अल्टीमेटली उसको प्रॉब्लम आती है। पर कोई ना कोई तो पंडित आपकी कुंडली मिला ही देता है किसी ना किसी के साथ, तो उसको 500-1000 रुपए दो, कुंडली मिल जाती है। ये ना फिल्मों वाला सीन ज्यादा है। एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करेगा फिलहाल। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मोर देन 90% लोग ना एस्ट्रोलॉजर की फीस बचाना चाहते हैं। अच्छा। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। शादी ब्याह पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लाखों खर्च कर देंगे, पंडित को नहीं देंगे, पंडित तो को फेरे करा देंगे। हाँ, जो फेरे कराएगा उसकी भी पैसे काटेंगे, और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। आजकल तो सॉफ्टवेयर हर जगह अवेलेबल है, हम भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंसल्टेशन आजकल संभव नहीं है। कितनी देर में आप लोग निकालोगे और कुंडली तैयार करोगे, डिटेल डाली कुंडली तैयार होगी। प्रमाणिक सॉफ्टवेयर है तो सारी जानकारियां देगा। लेकिन साथ में केवल जैसे मैंने कहा ना, खाली गुण मिलान और मंगल दोष, ये दो चीजें देख करके ना, एक आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं, 36 के 36 गुण मिलने पर भी 36 हफ्ते में मैंने डाइवोर्स देखे। बिल्कुल, मेरा यही सवाल होने वाला था आपसे कि अब तो कुंडलियां मिलाते हैं उसके बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं, और बाहर तो कुंडली नहीं मिलाते, वहां पे भी शादियां मैंने देखी हैं। 70-70 साल लोग शादी करके बैठे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डिवोर्स नहीं होते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होते, पर शादियां वहाँ पे भी चलती हैं। बिल्कुल ठीक बात। देखिए अब यहाँ पे ना मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। जो मैंने कहा 36 के 36 गुण पे भी डाइवोर्स होते हैं, और 10 गुण पे भी मैंने कंफर्टेबल शादी चलते देखा है। और कहीं दूर की बात नहीं, मेरे घर में मेरे यंगर ब्रदर, उनकी और उनकी वाइफ की कुंडली में 10 गुण मिलते हैं, और वो कंफर्टेबल मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है लगभग 18 साल से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। और 2 बच्चे हैं बहुत अच्छे, उनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी है। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन होती है जो पारिवारिक समझाने पे और चीज़ों पे, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब 36 के 36 गुण में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई मिले तो 36 के 36, हमने देखा जी मंगल दोष भी नहीं था या कैंसिलेशन हो रहा था, फिर भी शादी क्यों नहीं चली? जब तक रूलिंग महादशा में कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगी। अब मान के चलो कि 36 के 36 गुण तो मिल गए, लेकिन मैरिज हाउस नेगेटिव इम्पैक्ट में है। ओके। और मैरिज हाउस भी अच्छा है तो बेडरूम हाउस अच्छा नहीं है। अच्छा, आप एक चीज मानते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मिला के करना। एग्जैक्टली। अब एक चीज समझो आप कि मैरिज हाउस तो बहुत अच्छा है, सोशली तो शादी चल रही है भाई, दोनों की मैरिज अब एक कंफर्टेबल तरीके से चल रही है, लेकिन बेडरूम हाउस जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में उनकी लॉयल्टी बेडरूम हाउस के लिए नहीं रहेगी। बेडरूम हाउस नेगेटिवली इम्पैक्टेड है मतलब क्या, उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहेंगे ऐसा? एग्जैक्टली, ये जो आपने बाद में बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, जब 12th हाउस में नेगेटिव एस्पेक्ट हो, 12th हाउस बहुत अच्छा ना हो, तो वो अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं रहेगा। अब ऐसी स्थिति में समाज में तो दिख रहा है कि शादी चल रही है, लेकिन अंदर से क्या है, वो उसका खोखलापन है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, देखने में हस्बैंड वाइफ हैं, बट अपने घर में ही उनके बेडरूम अलग है। अच्छा, सालों हो गए जी हमें तो बात किए हुए, पर लेकिन एक रिश्ता बना हुआ है, एक रिश्ता बना है। 7th हाउस अच्छा है दोनों का, सोसाइटी के लिए चल रहा है, सोसाइटी के लिए शादी चल रही है, बट एक्चुअल मैरिज नहीं चल रही। तो ये जो 36 के 36 गुण मिला के हम शादी करते, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं, नेसेसरी है, लेकिन इसके साथ बाकी के एस्पेक्ट भी देखिए कि दोनों की कुंडली में कॉम्पेटेबिलिटी कितनी है। अब एक कुंडली तो बहुत अच्छी है, जैसे कहते हैं ना भाई, एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि लड़की की कुंडली में गुरु देखो, गुरु कैसा है, गुरु की पोजीशन अगर अच्छी है, गुरु का आशीर्वाद है, तो इसका मतलब उस लड़की को अपने हस्बैंड से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये बात आप हस्बैंड की कुंडली में भी तो देखो ना, उसकी कुंडली में वीनस कहाँ बैठा है, वीनस कहाँ बैठा है, वीनस की प्लेसमेंट कैसी है, मार्स की प्लेसमेंट कैसी है। अच्छा, और दूसरी कुछ चीजें क्या है, जैसे कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल, किसी की कुंडली में मंगल शुक्र साथ में बैठे हैं ना, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि मंगल शुक्र साथ में बैठे, इसके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। और जबकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मंगल शुक्र अच्छा नहीं होगा तो इंसान अपनी पत्नी का ख्याल ही नहीं रखेगा, उसकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो मंगल शुक्र तो अच्छा होना जरूरी है। लॉयल्टी तो और भी बाकी चीजों से डिसाइड होती है ना, केवल एक चीज से डिसाइड नहीं होती है। तो इसलिए जब भी मैरिज को लेकर के हम चले आगे, तो हम इसमें कंजूसी ना करें कि एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ना लें। भाई उसकी जो फीस है दो, और उसको बोलो प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज करो कि भाई लॉन्जेविटी कितनी है, करियर एस्पेक्ट दोनों का कैसा है, लड़के लड़की की एज, हाँ, फर्क तो वही लॉन्जेविटी कितनी है उसकी,
वो देखना जरूरी है। अब मान लो किसी आयु में हमें संकट दिख रहा है, तो हमको ये बताना चाहिए, है ना, या तो दोनों के लिए सिचुएशन इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अगर हम मैरिज प्रपोजल फाइनलाइज करते समय ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ना, जिसकी मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं भी होगा ना, वहां भी चेंज हो सकता है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ, आपके दर्शकों को ना काम आएगी जी। ये बात है 2007 की। एक मेरी परिचित थी, मैं बहुत सारी चीज़ें प्राइवेसी के चलते ओपन नहीं करूंगा। उनके हस्बैंड सेना में बहुत अच्छे मतलब कमीशन अधिकारी थे, एक बेटा भी कमीशन अधिकारी था, और एक बेटा एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पे था। और उस समय उसका पैकेज वो था जो मतलब अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो लगेगा कि अरे उस समय ये पैकेज, ऐसा पैकेज था। वो लेडी ऐसी थी कि अगर उनको आंखों का ऑपरेशन कराना हो तो भी पंडित जी से पूछना है अच्छा कि किस दिन कराऊं। मैं बोलता रही इतनी चीजों के लिए मत देखो ना, आप अपने आप ऐसे ही बोल दो, आप कुछ मत देखो, आप कल ही बोल दो कि कल करवा लो, मैं करा लूंगी। उनके बेटे के लिए कम से कम सैकड़ों रिश्ते मैंने रिजेक्ट किए। अच्छा कि नहीं जी, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। एक रिश्ता आता है और मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ शादी करो, ये कुंडली अच्छी है। मैं उस शादी में गया भी, मैंने आशीर्वाद भी दिया, पंडित जी को दक्षिणा भी मिली अच्छी। अच्छा, और फिर डिवोर्स हो गया। अब सुनो तो सही, जहां उनके रोज फोन आते थे वो फोन आने बंद। मैंने 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैंने वेट किया। अंत में मैंने उनको कनेक्ट किया। मैंने कहा क्या बात है, बहू के हाथ की रोटी बहुत अच्छी लग रही है, पंडित जी से कुछ पूछ ही नहीं रहे। अरे पंडित जी क्या बताएं, तो डाइवोर्स की कंडीशन है। आप सोचो मेरी क्या स्थिति हुई होगी। बिल्कुल, सारी गणना पलट गई सारी चीज। मैंने कहा मुझे बहू से मिलना है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है आओ। मैं गया मिलने। मैंने कहा अकेले बात करूंगा कि ठीक है। मैंने एक ही शब्द बोला, मैंने कहा देख बेटा मुझे पहचान रही ना, मैं शादी में आया था, मैंने आशीर्वाद दिया था, और ये ना मेरी साख दांव पे लग गई, ऐसा होना नहीं था। कुंडली मैंने मिलाई, इतनी कुंडलियां रिजेक्ट करने के बाद मैंने कहा बेटा बहुत कुंडली रिजेक्ट किया, फिर तेरा सिलेक्शन किया। तो मैंने कहा कि मैं रीजन तो पता लगा लूंगा। थोड़ा मैंने यहाँ पे ना एक साइकोलॉजी इस्तेमाल की, मैं खुल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में साइकोलॉजी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। मोस्टली साइकोलॉजी है। बिल्कुल, जब तक सामने वाले की मेंटलिटी नहीं समझोगे उसको आप ठीक ढंग से गाइड भी नहीं कर सकते। मैंने बोला देख बेटा मैं पता तो लगा लूंगा, और मैं ठहरा ब्राह्मण, सुबह शाम संध्या करता हूँ, ऐसा मजबूर मत करियो कि तेरी जिंदगी खराब हो जाए। वो एकदम उसने रोना शुरू किया और कहा मुझे कि अंकल जी मेरे घर वालों ने 2 साल मेरी एज कम करके बताई, और जब वो उसने बताया और कुंडली मिलाई तो सारा गुड़ गोबर हो गया था। लेकिन यहां पे जैसे मैंने कहा ना कि एक गाइडेंस जरूरी थी। क्यों इंपॉर्टेंट है गाइडेंस? क्यों इंपॉर्टेंट? कंसल्टेंसी। अब ये सब्जेक्ट यहीं पे अपने आप प्रूव हो गया। हाँ। जो मैरिज नहीं चलने की कंडीशन में थी वो मैरिज चली। अच्छा। मैंने कुछ बताए उनको उपाय कि आप ऐसे ऐसे करो, लेकिन एक था ना कि एक थोड़ा सा मैंने डर दिखाया कि बेटा देख इसकी शादी तो मैं दूसरी करा दूंगा, तेरी नहीं पर तेरा क्या होगा। तो फिर वहां जब उसको किया, मेरे पास 1.5 साल बाद फोन आया, एक बेटी हुई, फिर 2-2.5 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ। अब भी वो एक कंफर्टेबल मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और जो शादी कुंडलियां अगर दे दूं तो यही कहेंगे लोग कि चलने वाली मुश्किल है, बट वो चल गई शादी। इसलिए कंसल्टेंसी जरूरी है। कई बार आपके प्रारूप में जो कठिनाई है, अगर उसका गाइडेंस ठीक ढंग से हुआ तो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकलोगे। वो वाली कहते हैं ना आचार्य जी कि अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है कहाँ? हाँ। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे लोग जब कंसल्ट लेते हैं ना, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां मुझे पता होता है कि यहाँ पे मैरिज ना रिस्क पे है अभी, बट उनके पास टाइम नहीं होता। अभी एक रिसेंट की बात बता रहा हूँ आपको, 2022 की। मैंने मना किया कि नहीं मैरिज होनी चाहिए 2026 में। अच्छा, पर उनको नहीं जी इतना लंबा रुकेंगे नहीं, शादी करनी पड़ेगी। आजकल तो एक तो रुकते भी नहीं, रुकते नहीं, सबसे बड़ी बात। एक तो इतना लंबा कौन चलेगा, लड़के लड़के आपस में बात करेंगे वैसे ही झगड़ के तोड़ देंगे। हाँ, नहीं बाजी शादी हो गई। उस शादी को आज तक मैं संभालते हुए लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अब इम्प्रूवमेंट उसमें होना शुरू हुआ है क्योंकि 2026 पास हाँ आने वाला है समय, तो अब जाके इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस थी। मैंने उसको कैसे 3 साल मोटिवेट किया। मेरे पास हर 15 दिन के 20 दिन के बाद फोन आ जाए, अब नहीं चलेगी शादी। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगी, ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो ऐसे करो।
अब जाके बोलती है कि नहीं, अब लग रहा है मुझे कि आचार्य जी एक बार बताओ ना, फिर ये तो थोड़ा सा मेंटल गेम ज़्यादा हो गया कि प्लानिटरी मोशन से छोड़ के थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वो ज़्यादा हो तो गया। प्लेनेट करते क्या है, यही तो है सबसे बड़ी बात। प्लेनेट देखो, एक ज्योतिष में एक वाक्य आता है, चंद्रमा मनसो जात, मन का कारक है, बिल्कुल और मन ही तो कराता है सब कुछ। बिल्कुल। एक बार आपके मन में किसी के लिए कोई इमेज बन गई, तो बन गई। वो इमेज बन गई, और हम उसी इमेज को ना, जो नेगेटिव बनी है, वो तोड़ते हैं। एक यूएस बेस्ड क्लाइंट है मेरे, क्लाइंट शब्द कहना सॉरी गलत बात है, मतलब मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं। जजमान है। यजमान बोलो या ये बोलो कि परामर्श लेते हैं जी। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे से छोटे हैं वो भाई हैं, जो बड़े हैं वो माता पिता के समान है। ये सेंटेंस मेरे मुंह से आज पहली बार गलत निकल गया कि क्लाइंट है, नहीं क्लाइंट नहीं है। तो उनके साथ ना, अब मैं आपको बताऊं, अगर शर्मा जी, मेरे पास बड़ी सारी ऐसी हिस्ट्री है जहां मैं मैनेज ही करता आ रहा हूं, अच्छा। और मैनेज करने के बाद ना मुझे रिजल्ट मिलते हुए दिखे। उनकी शादी भी 2019 में ही टूट गई होती, हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर, वाइफ ने रंगे हाथ पकड़ लिए। तो फिर तो आचार्य जी मुझे बताओ, जब आदमी इतना रंगीन है और उसके मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं, फिर उस लड़की को उस आदमी के साथ बांधे रखने में तो उसका तो नुकसान है। नहीं, नुकसान नहीं। अब ये बहुत पॉइंट की बात की आपने। वो मल्टीपल अफेयर है क्यों उसके? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस लड़के की कुंडली उस लड़की से ज्यादा अच्छी है मैरिज लाइफ के लिए। अच्छा। प्रॉब्लम लड़की की कुंडली में। अब आप कहोगे जी कुंडली लड़की की कोई खराब है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, मस्ती लड़का मार रहा है। थोड़ा आपके दर्शकों के लिए ना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन मैं बताता हूं आपको। उस लड़की का बेडरूम हाउस नेगेटिवली इंपैक्टेड है। अच्छा। उस लड़की का मैरिज हाउस भी नेगेटिवली इंपैक्टेड है, जबकि उसके हस्बैंड का बेडरूम हाउस भी लगभग ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम में है लेकिन लगभग ठीक है। उसके मैरिज हाउस पर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इतने के बावजूद भी उस लड़के ने कभी शादी तोड़ने की कोशिश नहीं की। अच्छा। लड़की ही कंफ्यूज होती रही। लड़के ने कोशिश क्या नहीं करी? वो तो इतनी सारी कोशिशें कर ही रहा है। नहीं, लेकिन कभी उसको डाइवोर्स देने के लिए नहीं आया। बात है। अच्छा। हाँ, ये बात समझो आप। मैंने उसको बोला था कि आपकी शादी में 2023 के बाद से सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अब ये इंप्रूव क्यों होगी, ये मैं रीजन बताता हूँ। दोनों की ना ऐसी दशा चल रही थी जो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थी। लड़की की केतु की दशा, और केतु को मैंने देखा है कि केतु प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा। हाँ जी। मेरा शुरू होने वाला है केतु की महादशा। नहीं देखो, इस पे भी ना कुछ चीजें हैं, वो ऐसा नहीं। 2025 अब मैं आपको बोलूँ, अगर जो तो 26 मार्च 2026 से मेरी केतु की महादशा आ रही है, हाँ। तो अभी केतु की महादशा क्या तोड़ देगी? मतलब नहीं तोड़ेगी। और अब फिलहाल मैं जिस एज में हूँ, इसमें ऐसा भी नहीं होना कि भाई चलो अब कोई एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर शुरू हो जाए, है ना। आजकल का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वैसे तो देखो 70 साल की उम्र वाले भी, हाँ, बिल्कुल, वो दोनों तब बड़े उम्र के आदमी दोनों, बिल्कुल। लेकिन अब सिचुएशन कहाँ बदल रही है? हस्बैंड की लड़की की आ रही है, मुझे ठीक ढंग से ध्यान नहीं, कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन एक की शुक्र की और एक की बुध की अच्छा शुरू हो रही है, या एक की शनि की एक की बुध की, ऐसे कुछ है, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं। और उस महादशा का इम्पैक्ट ऐसा मिला कि अब वो जो मल्टीपल अफेयर थे ना, हाँ जी, वो रिजर्व हो गए। ओके। अब वो केयर करने लगा, ध्यान रखने लगा, लड़ाई झगड़ा कम हुआ, और स्थिति यहाँ तक पहुंची, वो यूएस में रहते हैं, लेडीज ने एक बार उसको जेल में बंद करवा दिया। अच्छा। लेकिन बावजूद उसके गाइडेंस के चलते लड़की ने रिश्ता नहीं तोड़ा, और अब रिश्ता इंप्रूव हो रहा है। अब आप बताओ, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन की जरूरत है कि नहीं है? एक घर बर्बाद हो जाता, दो लोग बर्बाद हो जाते, दो लोग बर्बाद, साथ कितने और फैमिली जुड़ी हुई, जो बच्चे, फैमिली सब डिस्टर्ब होती। लेकिन कंसल्टेंसी ने रोकते रोकते उस नेगेटिव टाइम से उसको बाहर निकाल लिया। और अब मुझे ये गारंटी है, मैंने उसको प्रॉमिस करके बोला था कि 2023 से रिश्ता सुधरेगा, और अब सुधर रहा है। अच्छा, तो आप बताओ जरूरत है कि नहीं? नहीं सर, अगर ऐसे रिश्ते बच जाएं टूटते टूटते तो भाई बहुत। मेरा एक्सपीरियंस सही है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, थोड़ा सा मेरे लिए ना एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन ना मेरी पूजा है। जब मैं सुबह ठाकुर जी की पूजा करता हूँ ना, तो हाथ जोड़ के एक ही बात उनसे बोलता हूँ, मुझको उन्हीं को कनेक्ट करना जिनको मेरी ज़रूरत हो। अच्छा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आज तक मेरे पास वही लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत रही है। अच्छा। और मैं गारंटी आपको देता हूँ, एक भी मेरे कंसल्टेशन का आदमी आप ऐसा दिखा दो जो मेरे लिए नेगेटिव बोल दे, हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी उसी दिन से छोड़ दूंगा।
नहीं तो मोस्टली लोग कंसल्टेशन ले लेते हैं फिर गालियां देते हैं। डेफिनेटली रिव्यू में आती है कि ये कर दिया वो कर दिया, और मैं गारंटी तो आजकल तो ऑनलाइन पे रिव्यू भी रिव्यू डाल रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप अनसेटिस्फाइड हो मुझे रीजन बताओ। हाँ जी। आप मेरे साथ 30 मिनट जो बात करते हो उस बात करने का बेनिफिट अगर आपको ना लगे तो आप मुझे कहना। मैं कोई भ्रमजाल नहीं पैदा करता, मैं मिसगाइड करने में विश्वास नहीं रखता, मैं गाइड करने में। एक जनरल टेंडेंसी क्या है शर्मा जी कि कुंडली में ना मैक्सिमम नेगेटिव ढूंढा जाता है। बिल्कुल हाँ। यही हम फेलियर है गाइडेंस देने में। आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में तो अंगारक दोष है, मंगल दोष है, मतलब और विष दोष है, और कुछ ऐसे भी दोष जिनका ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों में नाम ही नहीं है। एक बार एक मुझसे टेलीफोन पे कंसल्टेशन ले रहे थे, उन्होंने बोला कि जी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कोल्ड ड्रिंक योग बोला है। कोल्ड ड्रिंक योग? अब सुनो आप, ये कौन सा है भैया, मेरे को भी नहीं पता। मैंने कहा जी मेरा इतना ज्ञान नहीं है। कोल्ड ड्रिंक योग दोष हो गया आपकी कुंडली में जिससे आपका पेट खराब हो गया। अच्छा, वो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहा होगा। अब मतलब एक कोई तरीका होना चाहिए, है ना। तो वो योग भी आ गए जी जो योग एडजस्ट करते ही नहीं है। और मैं एक बात बोलता हूं साफ साफ, आप जब तक अपनी कुंडली में नेगेटिविटी रिमूवल में भागोगे ना, आप लाइफ में पॉजिटिविटी ले ही नहीं पाओगे। पॉजिटिव प्लैनेट्स को बढ़ाओ। हर इंसान को, हम में से हर इंसान को विधाता ने अच्छा देकर भेजा है। बिल्कुल। लेकिन हमारी सोच क्या है, शर्मा जी की कुंडली में मैं ये देखूं कि डरेंगे कहां से। पैसा भी तो कमाना है ना सर। एक बात बताऊं आपको, कितने दिन जब तक पूजा नहीं बोलोगे काल सर्प दोष की यहाँ जाना पड़ेगा, 50-60 हज़ार की पूजा नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा काम? मेरे आपको मैं गारंटी से बता दूं, आप मैं एक बार ना जो मेरे है, अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल भी शेयर कर दूंगा। आप सबसे पूछना और ये पूछना कि मैंने किन की पूजा कराई। अच्छा। मैं कुछ मामले हैं जहां पर आपको वो चीजें जरूरी है, जैसे मान स्टोन लीजिए भी बेचना होता है। स्टोन तो देखिए, एक अगर मैं कहूँ ना तो इट्स अ कलर थेरेपी। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि देखिए ये काम तो करता है। हाँ काम करते हैं, लेकिन आप केवल ये सोच लो कि मैंने स्टोन पहन लिया और मेरा कल्याण हो गया, तो ये कभी मैं नहीं देखो स्टोन मैंने भी पहन रखा है, एक पहन रखा है, केवल एक, और आज से नहीं पहन रखा, 20 साल से पहन रखा। पुखराज है शायद। नहीं, ये गोमेद है। गोमेद है। और एक स्टोन पहन रखा है, बाकी आपने देखो ना ये मालाएं हैं, ये 10 हाथ में उंगलियां हैं, ब्रेसलेट है, और ये है वो है, ये सारे ना भाव जो हैं ये ढकोसलेबाजी। ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ना इसको बड़ा वो आप ना बोल के भी तो बोल ही रहे हो। नहीं, एक चीज समझो ना, क्या आडंबर बना रखा। बिल्कुल एकदम जादूगर जैसे बन के आप बैठे हो, ढकोसला कर रहे हो। मुझे लगता है सर ज्योतिषी जो विद्या थी ना वो लोगों की लाइफ को सिंपलीफाई करने के लिए थी। एग्जैक्टली। और ये इन लोगों ये कॉम्प्लिकेटेड कर जंजाल बना दिया। जंजाल बना रहे। जो व्यक्ति कंसल्टेशन लेने आ रहा है वो कंसल्टेशन लेकर के ना रिलैक्स नहीं फील कर रहा, वो टेंशन में, और टेंशन में। और मुझे पूजा भी करानी है, अभी तो ये कराना है, अब इसमें इतने पैसे लगेंगे, ये स्टोन भी पहनना पड़ेगा, और पंडित जी ने तो मुझे ये भी बता दिया, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। हम इससे हमें उसको ये भी तो देना, भाई तेरे को भगवान ने ये भी पॉजिटिव दिया, बिल्कुल ये भी अच्छा दिया है। और ये जो देखिए, अब एक जगह ना एक डर का माहौल ना बना है, डर का माहौल ना बना है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कॉम्प्लिकेशन वाला टाइम है ना, तो हम उसका हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। देखो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की अगर मैं क्विकली कहूँ तो जरूरत इसलिए है कि जब आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है, आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहे, कब तक नहीं आएंगे, हाँ। क्या है आगे, ये जिस दिन आपको पता लग जाता है ना, बिल्कुल, आप उस कॉम्प्लिकेशन को भी बियर कर लेते हो। ये पता चल जाए कि भाई 2 साल बाद समय ठीक होगा, तो आदमी को एक वो मिल जाती है, ढांढस बन जाता है। जिस लेडीज को मैंने बोला कि मल्टीपल अफेयर होने के बावजूद, हालांकि हर महीने 20 दिन पे फोन आता, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, लेकिन चलाते चलाते मैं वहां तक ले आया जहां अब खुद चलेगी। और मुझे मालूम है कि और साल भर के बाद से ना अब उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन मुझे ये है कि मैंने घर बचाया। जब इस दुनिया से मैं जाऊंगा ना, तो पाप की गठरी लेके नहीं जाऊंगा, एक संतुष्टि लेकर के जाऊंगा कि मैंने जो काम चुना था उस काम से मैंने लोगों की हेल्प। एटलीस्ट 2 घर तो आपने मुझे बता ही दिए। नहीं, ये तो ना एक छोटे से एग्जाम्पल है जो आपके सामने आ रखे हैं। मेरी लाइफ में एग्जाम्पल का ना अंबार है।
और मैं आगे भी कभी जब आप बुलाएंगे तो मैं एक एक केस हिस्ट्री पे डिस्कशन करूंगा, आप मानोगे कि हाँ ऐसा है। तो मैं बेसिकली कभी भी कंसल्टेशन में ना 90% मामले में आपको बोलता हूँ कि आप खुद करो, और वही इफेक्टिव भी। भाई मैं भी तो एस्ट्रोलॉजर हूँ ना। ये राहु का टाइम जब आता है तो ये थोड़ी कहता है आचार्य राजकुमार पांडे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। वो तो मुझे भी घुमाता है। बल्कि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो सारे इंपैक्ट को और समझ करके भी कंफ्यूज होते हैं और आप दूसरों की कुंडलियों में भी पंगे ले रहे हो। पंगे ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मेरी कुंडली में अभी अपने पे ही एग्जांपल दे दूं, मार्च 2023 से बुध में शनि का अंतर शुरू हुआ, दशा परिवर्तन जिसको मैं बोल रहा था। दशा परिवर्तन होता है ना, तो मैंने देखा है कि लोगों की बैंड बजती है। किसी का हार्ट का सर्जरी हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का कुछ हुआ। अब मेरी वाइफ भी, क्योंकि घर में माहौल होता है जिसका, तो महिलाएं भी सीख जाती हैं। बिल्कुल सर, मैं सीख गया हूँ अभी बैठे 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 हाँ। तो मेरी वाइफ बोल रही है आपका दशा परिवर्तन आ रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रही है नहीं आप जितनी बातें करते हो, जितने लोगों को देखा मैंने इसी समय परेशानी देखा। रियली प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। मैं ना अयोध्या, अब ये बात यहाँ थोड़ी सी ला रहा हूँ, मैं अयोध्या आज तक इतनी बार गया हूँ कि काउंटलेस है। आज से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि मैं भगवान सीताराम जी की उपासना करता हूँ। तो अयोध्या तो मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ। बड़ी अच्छी बात लगी आपने बोला भगवान सीताराम जी। हाँ, नहीं तो लोग राम जी का छोड़ दे, राम जी का नाम लेते हैं, सीता जी को नहीं, माता जी तो मेरे लिए प्रथम है। ये जो मैं वैष्णव तिलक लगाता हूँ मैं, ये जो बिंदी है, ये माता सीता ही है। अच्छा, ये उन्हीं के लिए है। तो भगवान सीताराम जी मेरे आराध्य हैं। आज तक ना कभी वहां पर मुझे किसी बंदर ने ऐसे भी नहीं देखा। अच्छा। और अभी 1 दिसंबर को मैं अपने पेरेंट्स को लेके गया था रामलला के दर्शन करवाने, और एक बंदर आता है और मेरी बाजू काट लेता है, ऐसे जबड़े में फंसा के खींचा उसने, और उतनी दूर जाके बैठ गया। काटने के बाद मैं उसको देख रहा हूं, मेरे को देख रहा है। ब्लीडिंग चालू हो गई। अभी एंटी रेबीज वैक्सीन लग रही है मुझे, लग रही है। लेकिन मेरे मन में एक भाव आया, शायद ये दशा परिवर्तन जो दशा परिवर्तन था, ठाकुर जी ने रामदूत को बोल करके, हनुमान को बोल करके मेरा कलेश काट दिया। आपके साथ ना मेरा अपॉइंटमेंट पिछला फिक्स था जी, और वो अचानक ना कैंसिल होता है। बिल्कुल। ये आप अब आपके सामने की बात बता रहा हूँ, देखो कैसे हाँ जी, डेस्टिनी बदलती है। जी। लेकिन मेरे को आया था कि कोई बात नहीं, वो अगर जो कैंसिल है ना, आप ये एपिसोड शूट कर लो आगे। मैं सुबह घर से 5:30 बजे सेल्फ लगाता हूँ गाड़ी में, 1 किलोमीटर चलता हूँ, मेरी गाड़ी हीट का सिग्नल देती है। अच्छा, मतलब उस दिन आपका शूट किसी के साथ भी नहीं होना था? नहीं होना था, हीट का सिग्नल। अभी देखो इस पर कहानी क्या है। हीट का सिग्नल आता है, मैंने गाड़ी बंद की। अब भाई आजकल गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं, आग लग गई तो बाहर भी नहीं निकल पाओगी। मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, वो कह रहा मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप निकल जाओ, ये गाड़ी ले जाता हूँ। मैंने कहा ना, अब मैं नहीं जाऊँगा। मैंने गाड़ी को 2-3 बार, 1 किलोमीटर गया था, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे गैरेज में लाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया। 8 बजे मैकेनिक आया, उसने गाड़ी चालू की, चला के ले गया, कहीं हीटिंग नहीं, कुछ नहीं। अपने यहाँ ले आके गाड़ी खड़ी की और गाड़ी को मारा पीछे से दूसरी गाड़ी ने, गाड़ी पूरी बैठ गई अंदर। यानी उस दिन मेरा टाइम खराब था, लेकिन ठाकुर जी ने बचा दिए। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर जो भगवान के प्रति आप समर्पित हो, भगवान आपको साइन देता है, साइन देता है, रुक जा, समझ जा और बचा ले अपने आप। हाँ। तो बुरा टाइम तो मेरा भी चला, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बच गए। तो ये है जी इसमें। तो प्लेनेट नहीं बताया आपने कौन सा? हाँ, ये थोड़ा सा ना ये डिरेल हो गया सब्जेक्ट। देखो प्लेनेट में जो मैं कहूँ, अगर लाइफ में परमानेंट इम्पैक्ट की बात करो तो स्लो मूविंग प्लेनेट राहु, शनि, गुरु, ये जब बदलेंगे आपकी लाइफ में चेंज हो, लंबा इम्पैक्ट है। लंबा इम्पैक्ट है। बाकी तो देखिए चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, वो तो बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। आपका जो मूड स्विंग होता है वो मून की, आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखना, आप जिसकी कुंडली में चंद्रमा शनि नज़दीकी अंशों में बैठे होंगे ना, वो आदमी का नेचर ही अलग होगा। अच्छा, वो ना ऐसे नहीं बात करेगा जैसे हम आप बात कर रहे हैं। वो शांत, मतलब गुमसुम, अपने में रखने वाला, खुल के किसी से मिलने वाला नहीं, इस तरीके का होगा। हम कैसे कहें जो कि इसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा। चंद्रमा मन का कारक, शनि अंधेरे का ग्रह। जब मन पे ही आवरण आ गया तो व्यक्ति के व्यवहार में आता है। दूसरा, ऐसे राहु को ले लो आप, राहु का इम्पैक्ट अगर आ गया
तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन, हवाई सपने बनाना, और वो मतलब रात में महल खड़े करना, सुबह गिर जाना, तो ये सब इल्यूजन राहु राहु का देगा। काम है। तो राहु का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो गया। अगर आप मन से कंफ्यूज हो गए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आत्मबल मजबूत तभी रहेगा जब चंद्रमा मजबूत रहेगा, चंद्रमा पे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा। तो मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली कि राहु, गुरु, शनि, इनके इम्पैक्ट लाइफ में परमानेंट चेंज वाले होते हैं। अच्छा, परमानेंट चेंज वाले। जो सन है आचार्य जी, देखो सन और सूर्य और चंद्रमा सूर्य को बोला जाता है सब ग्रहों का राजा है। ग्रहों का राजा है। और देखो अब यहाँ पे ना मेरे पास ना बड़े डिस्प्यूटेड, मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, नहीं तो आपके पॉडकास्ट में डिस्प्यूट हो जाएगा बहुत ज्यादा। बोल दो। देखो एक बताता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, गुजरात के थे, उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया और एक बहुत फेमस आदमी ने ना उनके बच्चों की कुंडली बना के दिया। अच्छा। और प्रेडिक्शन में बताया क्या लिखा, आपकी संतानें सारी मर जाएंगी। ये कैसा प्रेडिक्शन दिया? मेरे को भी आश्चर्य हुआ। उस बंदे ने कहा है, मैंने वो बोल रहा है कि मैंने कुंडली बनवाया और उसमें एक प्रेडिक्शन में है कि आपकी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी, यंग एज में आके सारे मर जाएंगे। आपको लगता है ऐसी प्रेडिक्शन देनी चाहिए? तो मतलब और ये लॉजिकल भी नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजर की एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। आप भगवान नहीं हो, मर जाएंगे। ये बोलने का तरीका कैसे? सर ये तो भगवान भी नहीं कह सकता। भगवान भी नहीं कह, एग्जैक्टली ठीक बात है। भगवान भी कुछ चीजों को ना हाइड करके रखता है। आप तो भगवान से भी ऊपर पहुंच जा रहे हो। बिल्कुल। मैंने, हालांकि देखो बोलना ही चाहिए, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, मुझे शब्द नहीं कहने चाहिए थे पर मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अभी भी वो मेरे साथ कनेक्टेड है, बच्चे तीनों अपनी जगह ठीक। अच्छा, तो पर ऐसा क्या था आचार्य जी उस कुंडली में? उसने, मैंने कहा ना आपसे, मैंने देखा नहीं, गुजरात के थे, उनकी कुंडली में लिखा हुआ था। अब उन्होंने जो पढ़ा मुझे बताया, तो मैंने देखा कुंडली को, बच्चों की तीनों को, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कोई अल्पायु योग बनाया। एक होता है ना भाई कि आयु पे कोई रिस्क है, तो वो समझ में आता। ऐसा कुछ नहीं लिखा मुझे आज तक नहीं समझ में आया लाइन लिखी क्यों लिखी थी भाई लाइन, या कौन सा सॉफ्टवेयर ने गलती कर दी। लेकिन उस इंसान से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। और जितनी भी देर तक उसको ये लग रहा होगा कि मेरे बच्चे मर जाएंगे। और मैं आपको सही बताऊं तो मैं अपनी कंसल्टेशन में ना यही समझाने का प्रयास करता हूं, जितना आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहोगे, भगवान में विश्वास रखोगे, मैं कहता हूं सारी बीमारियों की एक दवा है भगवान के नाम का जाप करना। राम नाम लो, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। राम से बड़ा राम का नाम कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। भगवान के नाम जाप में वो पावर है कि वो आपके प्रारब्ध को ना बाईपास कर सकते हैं। और अगर वो बाईपास नहीं कर सकते तो आपको लगता है कि आचार्य राजकुमार पांडे बाईपास कर सकता है? इट्स टोटली इम्पॉसिबल। हकीकत बोल रहा हूँ, फैक्ट। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम को पहचान सकता है, आपको गाइड कर सकता है। और अगर आप एक सिंपल वर्ड में सोचो ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी का यूज मेरे लिए क्या है। वैसे देखो शर्मा जी, एक बात कहूंगा मैं कि आजकल ना इसको मैजिक बना दिया, ज्यादातर जगह पर मैजिक के जैसे ले रहे। लेकिन अगर आप इसको ना सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो तो आप ऐसे इस्तेमाल करो जैसे ट्रैफिक सिग्नल। आप ड्राइव कर रहे हो, रेड लाइट दिख गई तो रेड लाइट है तो रुक जाओ, ऑरेंज है तो चलो या रुको, दोनों के लिए तैयार रहो, और अगर ग्रीन है तो चलना है। बस इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर जो लेकर के चलोगे गाइडेंस को, तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट उठा सकते हो। रही बात प्रारब्ध बदलने की, तो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये समझने के लिए था कि उनकी कुंडली में था नेगेटिव है, भगवान ने नेगेटिव किया भी, लेकिन स्वप्न में, आप सपने में दर्द तो वही फील करते हो, तो उतने हो गए। आप अभी सपने में डूबने का सपना देखने लगो, आपको मौत ही दिखेगी सामने। बिल्कुल। और जब सपना टूटेगा तो पसीने पसीने। हाँ। तो भगवान ने बाईपास कर दिया। इसका मतलब पावर किसके पास है? भगवान के पास। भगवान के पास। अगर भगवान के प्रति आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी गलती है उसके लिए वास्तव में पश्चाताप कर रहे हो, तो मैंने देखा है कि जो नेगेटिव टाइम है ना, और जो जैसा मैंने कहा ना कि ऑलरेडी मेरी कुंडली में रूलिंग महादशा में बदलाव है, मैंने मल्टीपल लोगों को इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में देखा है। तो मैं भी फील करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बाईपास होते हुए भी देख रहा हूँ। अच्छा। अब ये मत समझना आप कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं जी मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ। पर मैं उस घटनाओं को वैसे ही ले रहा हूँ। मेरी गाड़ी हिट हुई,
मैंने उसको ऐसा ही लिया कि शायद भगवान ने बाईपास किया इसको। ऐसा भी तो हो सकता था ना, हीट नहीं होती, मैं आता रास्ते में हीट हो जाती गाड़ी कहीं। हो सकता था कुछ और लिखा था, वो थोड़ा सा कट होकर के वो चीजें निकल गई। और ऐसे ही ना एक चीज और भी, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट डिटेल हो रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगा। आपने एक टर्म सुना होगा, मांगलिक दोष। बड़ा इस पे चलता है मामला। हाँ, आधी शादियां टूट जाती आधी शादियां टूट जाती और शादी टूट रही तो भी बेचारा मंगल ही प्रताड़ित होता है। बिल्कुल। शादी इसने तोड़वा दी जी। लेकिन मंगल दोष के बारे में ना एक आज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजर, किसी भी ऑथेंटिक बुक में ये दिखा दे कि मंगल दोष की चर्चा है, नहीं है कहीं भी। मंगल दोष होता ही नहीं है। नहीं, मतलब मंगल दोष की चर्चा नहीं, चर्चा है बृहद पराशर होरा शास्त्र स्त्री जातक अध्याय श्लोक नंबर 48 और 49 में कुछ दोष की चर्चा है। मंगल से ही बनता है, कुछ दोष की चर्चा है। अच्छा। मंगल दोष जो आज हम सुनते हैं, मंगली है, मंगल दोष है, मांगलिक है, मांगलिक है, कितने डिग्री की मांगलिक। हाँ हाँ, बड़ी सारे कॉन्सेप्ट है वहां, कुछ दोष की चर्चा। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है कि जब मतलब मंगल के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल की दृष्टि हो और मतलब एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो ऐसे में वैधव्य योग बनता है। अच्छा। अगर स्त्री की कुंडली में हो तो वो विधवा होती है, पुरुष की कुंडली में हो तो उसकी पत्नी की डेथ होती है। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम पोजीशन में मैं आपको गारंटी देता हूं, 100 मांगलिक नॉन मांगलिक की कुंडली मिला लो आप, 90 में कैंसिलेशन होगा। मांगलिक वाला नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है। अच्छा। गारंटी है। और मैं आपको बोलता हूं, मैं मांगलिक हूं 100%। मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है। चल ही रही है। अच्छा, चल नहीं रही जी, दौड़ रही है, दौड़ रही है, खूब अच्छी दौड़ रही है। तो ये ना कुछ चीजें ऐसे भ्रम फैला दी गई हैं समाज में कि मुझे ये लगता है ना कि कंसल्टेशन नहीं, कंफ्यूजन दिया जा रहा है। हकीकत है। ये देखो, मेरी ये बात ना बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी। बिल्कुल। अभी आपके कमेंट्स में ना एस्ट्रोलॉजर ही अलग अलग नाम से गालियां बकेंगे, ये कंफर्म है। लेकिन सच्चाई यही है, आप इससे मुंह नहीं फेर सकते। आप मत कंफ्यूजन क्रिएट करो, एस्ट्रोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से लो। काल सर्प दोष होता है सर? देखो, अब अगर ये भी कहीं है हमारे नहीं, उसमें किसी प्रमाणिक ग्रंथ में तो नहीं है, लेकिन अभी ना इसको लगभग 200 साल पहले देखा गया कि इसका कुछ हेरिडिटरी इम्पैक्ट आता है। कैसे इम्पैक्ट आता है? बस 200 साल पहले। हाँ, 200 साल पहले इसको देखा गया। उससे पहले मतलब इसका किसी प्रमाणिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च तो चलती रहती है। मेरे ज्योतिष गुरु, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है। और इवन की संतान कब प्राप्त होती है, कौन से योग बनते हैं, तो जैसे गुरु शनि की ब्लेसिंग के बिना संतान नहीं हो सकती। अच्छा। मैंने कई कुंडली पर ट्राई करके देखा, बिल्कुल सही बात है, गुरु शनि की ब्लेसिंग होनी चाहिए। ऐसे कालसर्प दोष का ना एक चीज मैंने नोटिस किया है, और ये आप भी देखोगे, जिस फैमिली में है ना, उस फैमिली में ये चलेगा, वो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी जैसे आएगा। हाँ, आएगा हेरिडिटरी, सबको रहेगा। हाँ, मतलब सबको नहीं होगा। तो जैसे किसी के पेरेंट्स को है, 3 भाई हैं, तो किसी एक की कुंडली में है, फिर आगे जनरेशन चली, फिर किसी एक के में आ गई। जेनेटिक्स की तरह। जेनेटिक्स की तरह चलता है। लेकिन जहां तक रही बात कि आप इसको ऐसा मान लो कि नहीं जी, ये तो लाइफ में ग्रोथ ही नहीं नहीं करने देगा, ये सरासर गलत है। मैं नहीं मानता इस बात को। मेरे बहुत से यजमान ऐसे हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष और बहुत फेमस है। और बहुत फेमस है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं ना जो प्राइवेसी कंसर्न के चलते मैं पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकता। मेरे एक यजमान ऐसे हैं जो जिनकी बुलेटिन आप मेडिकल न्यूज में सुनते हो। अच्छा। और कालसर्प दोष है उनकी कुंडली, तो वो कालसर्प दोष उनका सो गया। सांप को और मैंने उनकी कभी शांति नहीं कराई, कभी शांति नहीं कराई। तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, देखिए, एक बस ग्रहों की स्थिति है, लेकिन ऐसा बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि विधाता हमको ना सबको कुछ अच्छा देकर भेजता है। बिल्कुल। सोच ये है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, हम बुराई ढूंढेंगे तो हम उसमें नेगेटिव ढूंढेंगे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है ना, कांटे तो उसमें भी है। बिल्कुल। आपकी चॉइस क्या है, कांटे या गुलाब का फूल? गुलाब का फूल। तो मेरा नजरिया गुलाब के फूल वाला है। मैं आपकी कुंडली में वो देखता हूं कि आपके भीतर अच्छाई क्या है, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जैसे प्लेनेट की बात कर रहे थे कि प्लेनेट कौन से इंपॉर्टेंट है, हम सूर्य चंद्रमा पे आए, वो डिरेल हो गया थोड़ा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा तो किसी भी कुंडली में, आप ये छोड़ दो कि वो अष्टमेश हैं, षष्ठेश हैं, द्वादशेश हैं, मतलब छठे घर का मालिक है, 8वें का, 12वें का, ये कॉन्सेप्ट हटा दो। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना 100% जरूरी है। अच्छा। मैं आपको बहुत अच्छे राफेल फाइटर दे दूं,
आपका कलेजा उड़ाने का ही नहीं, क्या कर लोगे आप? बिल्कुल। आपके लिए राफेल क्या मायने रखता है? और अभिनंदन ने MiG-21 से उनका एडवांस प्लेन गिरा दिया दिया, था। कलेजा था ना। बिल्कुल। तो जब आपका आत्मबल मजबूत होगा, कैसे मजबूत होगा? मन का जो संकल्प है चंद्रमा से। आपका आत्मबल कैसे बढ़ेगा? सूर्य से। सूर्य से। ये दो चीज तो, अगर मैं आपको कहूँ ना, आज अपनी प्रैक्टिस का सीक्रेट खोलूं अगर आपके सामने, मेरे पास जो भी आया, मैंने पहला फोकस ये किया कि इसका सूर्य मजबूत हो, इसका चंद्रमा मजबूत हो। तो ऐसे मजबूत किया जा सकता है प्लेनेट को जो बिल्कुल ही खड्डे में गिरा देखो, पड़ा है? मैं बताता हूँ अभी चंद्रमा के बारे में ना, एक वो स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक समझो आप कि चंद्रमा का जब जन्म हुआ था ना, तो इतना ज़्यादा जो स्टोरी पढ़ाई जाती है एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट को समझने के लिए, इतना तेज था कि 10 दिशाएं उस तेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। चंद्रमा को जब जन्म हुआ तो वो गिर गया, धरती पे गिर गया। अब ब्रह्मा जी ने उसको अपने रथ पे बिठाया, वेद मंत्र पढ़ते हुए 21 चक्कर लगाए पूरी पृथ्वी के। उससे चंद्रमा को बल मिला। तो ज्योतिष में आज भी है कि मंत्र से ही चंद्रमा मजबूत होगा। अच्छा आचार्य जी, मुझे एक चीज जल्दी से बताइएगा। ये आजकल एक और चीज, आपने पॉडकास्ट आप भी देखते होगे, मैं तो खुद करता भी हूँ, रेमेडीज बहुत चलती हैं आजकल। रेमेडीज का कहीं हमारे शास्त्रों में और इनमें वर्णन है कि ये गुड़ चढ़ा दो, गाय को आटा खिला दो, वो तो चलो एक अच्छा कर्म है। बस ये अच्छा कर्म है और करना चाहिए, अच्छा कर्म है। हाँ, बस वो अच्छा कर्म है। मतलब जैसे अब कुछ लोग कहते हैं, एक किसी ने बताया कि भाई काले कुत्ते को मीठा खिलाओ। अब काले कुत्ते को मीठा खिलाना तो अच्छा कर्म नहीं है। नहीं, उसको बीमार हो जाएगा। यही बात हमको समझनी है ना, कि हम कुछ एडॉप्ट करें तो उसके पीछे के लॉजिक को भी तो समझो। अंधा अनुकरण क्यों करते हो भाई? कुत्ते के लिए मीठा तो ऐसे भी ठीक नहीं है, आप तो उसको रोगग्रस्त करने जा रहे हो। बिल्कुल। आप उसकी जिंदगी दांव पे लगाकर अपने ग्रह कैसे ठीक कर लोगे? तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न आया कि क्या रेमेडीज काम करती है, तो मैं आपको बोलूंगा इसका आंसर हाँ भी और ना भी है। ये तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो गया। नहीं, मैं ये आपने ठीक बोला, लेकिन मैं इसको करेक्ट करूंगा ना। हाँ जी। ये तो आपने सोचा बचने वाला रास्ता है। हाँ, ये नहीं भी। देखिए, नहीं यहाँ पे है, जब अंधानुकरण होता है। हाँ। ये हर एक में घास के तिनके पानी में डाल के पानी छिड़क दो, आपकी सास के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। अरे कुछ लॉजिक होना चाहिए। अब तुम सास को गाली दोगे और तिनके छिड़कते रहोगे तो कहाँ से होगा? तो ये जो चीजें, जो बेस है पैर की रेमेडीज है, मैं उसको बोलता हूँ कि वो नहीं काम करती। काम कैसे करती है मैंने देखा है। देखिए, हमें शास्त्र को लेकर चलना चाहिए। महर्षि पराशर ने भी ये कहा है कि जो ग्रह है ना, ये देवताओं के ही प्रतिरूप है। जैसे सूर्य भगवान राम है ना, मंगल भगवान नरसिंह, तो ये ग्रहों के भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं ग्रह। और जो इनको ईश्वर मान के आराधना करता है, उसके जीवन में जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है, वो मैनेज होता है। तो हमें वो करना है। जैसे मान लीजिए, मैं कहता हूं कि बुद्ध की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप बुद्ध के मंत्र का जाप करो, बुद्ध से संबंधित वस्तुओं का दान करो। अब दान में क्या आ गया? जैसे आपने कहा गाय को हरा चारा दे, तो मैं इसको ना मानता हूं कि ठीक है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि गाय उपयोगी है। गाय ऐसे भी उपयोगी, उसके दूध उसका अमृत है। हमारे धर्म ग्रंथों में उसकी मान्यता है। हम मानते हैं 33 करोड़ देवी देवता। अब ये 33 करोड़ का मतलब 33 कोटि देवी देवता वहां पे उसके शरीर में होते हैं। तो ये करना, तो मुझे लगता है कि ये एक आपके मन के भीतर भी प्योरिटी आती है। जब आप गाय को दे रहे हो तो आप करुणा, किसी भी जानवर को करुणा की भावना आ रही। और ऊपर वाला, मतलब आचार्य राजकुमार पांडे की औकात क्या 1 किलो लड्डू दे के बजरंगबली को खरीद लेगा? नहीं हो सकता ना। लेकिन जब मैं श्रद्धा के साथ उनको दंडवत करता हूं, हे प्रभु, आपने तो ठाकुर जी के काम बना दिए, मुझे अब आगे के काम बनाओ ना प्रभु, तो ये मेरा समर्पण, वो सबसे बड़ी चीज है। और वो मैंने लाइफ में होते देखा। तो रेमेडीज काम करती है, बशर्ते रेमेडीज बताने वाला भी आपके लिए ना आपका हित चिंतक होना चाहिए, कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। और रेमेडीज, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है, 90% जो आप करते हो वही फलीभूत होगा। मैं करूंगा कुछ नहीं होगा। कुछ मामले में वो कहते हैं वो 1 लाख जाप करने वो पंडितों से करवा देखिए, ये तो मैंने आज तक देखा, लोगों ने बहुत सारे, मेरे पास कई किस्मत के मारे भी तो आते हैं ना, जो लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं। हाँ। कुछ नहीं बदला होता। लेकिन जब खुद करते हैं तो बदलाव और बदलाव आएगा कब? एक एस्ट्रोलॉजर का काम है उस नेगेटिव फेज से बाहर ले जाना। बिल्कुल। उसके लिए मुझे आपको इन्वॉल्व करना है।
अब आप इसको खुल के समझो। मुझे मालूम है कि शर्मा जी के साथ अगले 9 महीने थोड़े से डिफिकल्ट है। अब इस 9 महीने के लिए ना मुझे एक, जैसे कहते हैं ना बीमार में डॉक्टर डाइट प्लान बना के देता है, ऐसे लाइफ प्लान बना के देना है मुझे। भाई शर्मा जी देखो, सुबह सनराइज से पहले उठो, सूर्य को जल दो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, शिवलिंग पर अभिषेक करो, उसके बाद भगवान का नाम लिखो, गाय को हरा चारा दो। आपको मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मुझे वो टाइप जो है, कई बार ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार चल ठीक है, ये फिर वो आदमी सोचता है ये समय भी निकल जाएगा। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो नास्तिक होता है ना वो जल्दी मरता है, और जो आस्तिक होता है ना वो, देखिए जो सुसाइड करने वाले लोग हैं वो कौन है, वो ना स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको। हालांकि इसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी में कंडीशंस हैं। जब आपका चंद्रमा ठीक नहीं होगा ना, तभी नीचता वाले विचार मन में आते हैं। बिल्कुल। जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन है वो समझता है कि मैं जीवन देना और लेना मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे ठाकुर के हाथ में। जिस दिन उसने डिसाइड किया उसी दिन मुझे जाना है। मैं अगर आज आत्महत्या कर लूँगा तो मैं डेस्टिनी के अगेंस्ट गया, लेकिन एक लंबे समय तक मैं प्रेत योनि में घूमूंगा। तो जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो आप ये काम नहीं करोगे। और जब मानसिक रूप से आप कमज़ोर होते हो, अकेलापन महसूस होता है, परेशान हो जाते हो, तो फिर आप सुसाइड करते हो। अभी आजकल ने एक बड़ा रिसेंट का एक केस चला, एआई इंजीनियर थे अतुल जी करके, उन्होंने सुसाइड कर लिया है ना, कुछ मैट्रिमोनियल कॉम्प्लिकेशंस थे उनके साथ। मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको अगर जो अच्छा गाइडेंस मिला होता ना, देखो परेशानी तो थी, बट कहते हैं ना, एक छोटी सी बात कहता हूँ, टाइम भी हो सकता है ख़त्म हो रहा हो अपना। एक नदी है, बड़े सारे मगरमच्छ हैं, शर्मा जी किनारे खड़े हैं। अब अगर शर्मा जी तैर के चले गए तो शर्मा जी की किस्मत बन जाएगी। लेकिन शर्मा जी सोच रहे हैं यार बेटा घुसा और मगरमच्छ खा गए। आचार्य राजकुमार पांडे आता है, शर्मा जी क्या बात है? अरे यार ये लो, ये माला पहनो मेरी, कूद जाओ, एक भी मगरमच्छ आपको नहीं पकड़ेगा। और आप मान के चलो कि शर्मा जी ने पार कर लिया। तो जो एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिला ना, अब मैं रियल में तो मगरमच्छ की नदी में कूदने को नहीं बोलूंगा ना, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये समझाने का तरीका है कि प्रॉब्लम में जब आपको एक गाइडेंस मिलता है ना, तो आप मनोबल बढ़ जाता है। कुल मिला के समझिए कि नेगेटिव टाइम पीरियड में एस्ट्रोलॉजर ना अपने स्किल से आपको निकाल ले जाता है। और यही एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मोटिव है। परेशानी तो सबकी लाइफ में है ना, बिल्कुल, और मेरी में भी, आपकी भी, मैं XYZ सबकी लाइफ में। उस इंसान को मुझे उस दौर से निकाल देना है, उसके लिए मुझे उसको स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन करना है। जरूरत पड़ी तो कुछ रेमेडीज हम उसको बोलते हैं कि भाई चल ये स्टोन भी पहन लेता हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि स्टोन कलर थेरेपी है, वो प्लेनेट की एनर्जी को ऑब्जर्व करके आपकी बॉडी में देता है, तो आप नेचुरली थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हो। तो हम रेमेडीज को टोटली ये भी नहीं कह सकते कि नकारा नहीं जा सकता, नकारा। पर ये जो इतनी आ रही है, घड़े में दूध भर के फ्रिज में रख दो, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। हाँ, देखो ये मैं आपको सही बताऊं ना, तो कई बार मैं सुनता भी हूँ, ये उपाय बताऊंगा ये हो जाएगा। भैया आपने किया उपाय, वो आपको मिला? मैं अगर बोलूं शर्मा जी आप 42 दिन तक ये काम करो, आपके घर नोटों के बोरे आ जाएंगे, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा? मेरे यहाँ बोरे क्यों नहीं आए भाई? ये समझने वाली बात है। ये तो ना लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जिसको कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं वो रियल हमको गाइड करना चाहता है, या उसकी जो नज़र है ना वो हमारी पॉकेट पे। वो मुझे लगता है सर कंसल्टेशन के टाइम नहीं बोलते होंगे ये सब बातें, ये सिर्फ एक तुरंत फेमस होने के लिए बातें। देखो ये जरूरी है कि ऐसे ही फेमस हो, एक गलत मैसेज तो जा रहा है ना, एक इंसान तो इसी उम्मीद में आ रहा है ना। एक मेरे पास मैं ये वर्ड बोलता रहूंगा तो एक सज्जन मेरे पास आए, किस लिए कि जी मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। अच्छा। और उसके लिए मैंने कई जगह खुदाई करवा ली। आप मुझे बताओ जी कि वो मिलेगा कहाँ? मैंने कहा ये गुरुदेव मैं इतना वो नहीं हूँ सक्षम कि मैं वो बता दूं, और अगर मैं ये बता दूंगा कि तुम्हारा धन कहाँ है तो तुमसे पहले तो मैं खोद लाऊंगा उसे, मैं तुम्हें चांस क्यों दूंगा खोदने का भाई? तो इसलिए आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। हालांकि अब वो मेरे रेगुलर मतलब कंसल्टेशन वाले हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने रेफर किया, उन्होंने खोल के बोला कि आपने तो एक शब्द में बोल दिया कि नहीं। मैंने कहा जो नहीं है नहीं, मैं भी चाहता तो उनको 2-4 बातें बेवकूफ़ी वाली बताता,
बिल्कुल, ये पूजा होगी, लेकिन फायदा क्या होता है उससे? कुछ नहीं, मैंने कहा ना हमसे आपसे, मिलने वाला नहीं था। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा पीस ऑफ माइंड के साथ जाऊंगा, कि वो पीछे गालियां नहीं दे रहा। कोई पीछे गालियां नहीं दे रहा होगा, और मृत्यु के बाद भी ना चेहरे पर संतोष होगा। अच्छा, एक बात और बहुत अच्छी आ गई। ये आखिरी बात है, लेकिन हाँ, नहीं बस एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। लव बहुत आजकल चलता है। लव, लव, हाँ, मतलब प्रेम संबंधी इस पे, और बड़े सारे टॉपिक भी इस पे आते हैं। अगर मैं कहूँ तो 99%, मैं आपकी बात कहूँ, अपनी बात कहूँ तो यंगर एज में किसी ना किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल होता है सर। 99% मामले में ऐसा है। पॉइंट 1 इसलिए छोड़ रहा हूँ, घर पे शर्मा जी की पिटाई ना हो कहीं। मेरे तो बहुत किस्से फेमस है। अच्छा, फेमस है, चलो। तो 1% में मतलब वो छोड़ रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बोल दे 1% में ही हूँ। हाँ, वो मैं ही कीटाणु हूँ जो बच जाता है। बचा था। राहु को नहीं समझे आप ना, आपका गाइडेंस इम्पैक्ट नहीं डालेगा लोगों पे। तो राहु मतलब कह सकते हैं मेन मेरी दृष्टि, प्लेनेट है मेरी दृष्टि में तो कलयुग में। कलयुग में ये बात एकदम एग्जैक्ट आपने बोला कि राहु कलयुग में। आप देखो ना, हम जो जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, ये काम जो हम कर रहे हैं ये भी राहु, ये राहु से है ना। तो राहु के बिना आप कहाँ रह सकते हो? बिल्कुल। और राहु को मैनेज करो। तो सर जल्दी से राहु को कैसे मैनेज करें ये बता दो 2 मिनट के अंदर। देखो 2 मिनट के, मैं 20 सेकंड में बताता हूँ। हाँ। मैंने एक चीज कहा ना, देखो तरीका है। अगर ट्रेडिशनल में जाओगे तो आप ब्राह्मणों से संपर्क करो, राहु की शांति कराओ। मेरा जो तरीका है, मैं अपने लोगों को ये बोलता हूँ कि नाइट में जब आप सोने के लिए जाते हो, इसमें भी बड़े सारे डिस्प्यूट है अभी, और बहुत से डिस्प्यूट आएंगे। मैं कहता हूँ कि भाई राहु, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुँह करो, जितनी आपकी इच्छा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट राहु मंत्र की चैंटिंग करो, खूब मस्ती के साथ चैंटिंग करो। उसके बाद हाथ जोड़ो, हे प्रभु, हे कलयुग के राजा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैंने मैजिकल रिजल्ट देखे हैं। राहु का मंत्र कौन सा है? ओम राम ह्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः, या ओम राम राहवे नमः, दोनों में से कोई सा भी मंत्र आप चैंटिंग करो। अब यहाँ पे ना बहुत से लोग बोलते हैं राहु का मंत्र घर में नहीं करना चाहिए। देखो मतलब कितनी सारी बातें अनर्गल है। राहु का मंत्र घर में नहीं, बाहर करना चाहिए। पर मैं जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं उनको बता दूं, मैं पिछले 20 साल से घर में ही करता हूँ। अच्छा, बेड पे बैठ के ही करता हूँ। अच्छा। और मैं मानता आप हूँ पूरा आसन लगाओ, ये करो वो करो। कोई परहेज ही नहीं। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, क्या खाया क्या नहीं खाया, कोई माला नहीं लेनी, कोई काउंटिंग नहीं करनी। आप 5 मिनट का अलार्म लगा लो, करो डेडिकेशन के साथ। डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा डेडिकेशन से आती है। जब फील करोगे ना, मेरे क्लाइंट है साउथ के, सॉरी यजमान है साउथ के। ये 2 बार हो गया। हाँ 2 बार, आज ही हो रहा है ये। राहु का काम है। हाँ। तो वो ना, उनकी एज है 55। जिस कंपनी में उन्होंने 24 साल दिए, उस कंपनी ने एक झटके में बोला बाहर, तुमको केवल इतनी मर्सी कर रहे हैं कि 4 महीने हम तुमको सैलरी देंगे। उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया, आप तो सब खराब है। मैंने कहा सब नहीं खराब है, तुम्हारा बहुत अच्छा आने वाला है। और उनकी बुद्ध में राहु ही चल रहा था शायद। मैंने कहा ये चैंटिंग करनी शुरू करो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और रियली विद इन 6 मंथ वो 1 करोड़ 5 लाख के पैकेज पे थे, और 1 करोड़ 30 लाख के पैकेज पे दोबारा अपॉइंट हुए, उससे बड़ी कंपनी पे अपॉइंट हुए। अच्छा। जबकि 55 की एज में ना लोग सोचते हैं वरना कोई लेगा नहीं। हाँ। और हुआ ये, मतलब एक या 2 साल पहले की घटना है। तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं आता इम्पैक्ट? आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन कंडीशन एक है, एक सूत्र अपना के रखिए, डिवाइन ब्लेसिंग आएगी डेडिकेशन से। आपने सोचा लोटा उठा के सूर्य देव को जल पलट दूं तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, जिंदगी भर नहीं मिलेगी। जो मैंने कहा ना, हनुमान जी आपके 1 किलो लड्डू के भूखे नहीं, बिल्कुल आपके समर्पण के भूखे हैं। तो जब आप फील करके करते हो ना, जब आप फील करके, मैं जब जल अर्पित करता हूं तो मैं फील करता हूं कि प्रत्यक्ष देवता मुझे अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और वो ब्लेसिंग मुझे मिलती है। तो ये है सिंपल रेमेडीज को समझिए, आप जो करोगे वही आपको बेनिफिट देगा। ज्यादा के ऊल जरूल चक्करों में मत घूमो, और उस एड में मत जाओ 24 घंटे में मन चाहा। ये सब ना बंगाली बाबा, बंगाली बाबा, ये सब बेवकूफ बनाने वाले।